A very good morning to all of you. I am Sneha Chaturvedi, a teacher by profession and by heart, and I welcome you to my YouTube channel ज्ञानमठ द टेम्पल ऑफ नॉलेज। सो जैसा कि आप जानते हैं, आज फिर से मैं लेके आई हूँ एनसीईआरटी साइंस सीरीज का एक नया पार्ट, जो कि है हमारे क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट न्यूट्रिशन इन प्लांट का पार्ट थर्ड एंड लास्ट पार्ट। ठीक है, इसी के साथ आपका ये पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगा इस पार्ट के साथ। इसमें इस पार्ट का ये पार्ट जो है हमारे एक्सप्लेनेशन पार्ट का जो है वो लास्ट पार्ट होगा। इसके बाद मैं एक रिवीजन सेशन या फिर जिसे आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन सेशन कह सकते हैं वो लेके आऊंगी, और इसके बाद ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इस चैप्टर के एंड में आपके सारे डाउट, सारा चैप्टर से रिलेटेड जितनी भी कंफ्यूजन है वो सारे मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। कोई भी डाउट या कोई भी कंसेप्ट आपका रह ना जाए, कुछ छूट ना जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तक हमने जो पार्ट फर्स्ट में और पार्ट सेकंड में पढ़ा है, लेट्स रिवाइज इट क्विकली। सो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ चुका है वो है कि प्लांट्स जो है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो दो तरह का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में वो सारे एनिमल्स, वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं जो कि अपना फूड खुद बनाते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच मेक देयर ओन फूड आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स, whereas the organism which depends on other organism or other living organism for their food need are known as heterotrophs। ठीक है, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी फूड नीड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। इसमें हम लोगों ने ये भी पढ़ चुका है कि जो प्लांट्स होते हैं वो जो है वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, दैट इज दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी मैंने आपको पूरा एक पार्ट ही मैंने पूरा उस पे एक्सप्लेन किया था, पूरा एक्सप्लेन किया था कि फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, क्या क्या चीजें होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, वो रिक्वायरमेंट प्लांट कैसे फुलफिल करता है। ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको पार्ट सेकेंड में एक्सप्लेन की है। ठीक है, सो फोटोसिंथेसिस में क्या मेन चीज होती थी कि जो प्लांट होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड अपनी लीफ सरफेस से स्टोमेटा के थ्रू लेता है। जो वाटर और अदर न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है वो जो है वो रूट के थ्रू लेता है, और वो प्लांट लीव्स तक कैसे पहुंचता था, थ्रू अ पाइप लाइक स्ट्रक्चर नोन एज वेसल्स। ठीक है, और इसके अलावा जो है फूड प्रोडक्ट वो क्या बनाता था इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो कैसे बनाता था, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन जो है वो एज अ बाई प्रोडक्ट बनता था। इतनी चीजें मैंने आपको बता दी। उस पार्ट में एक छोटा सा चीज मिस हो गई थी, एक छोटी सी पार्ट मिस हो गया था जिसको मुझे आपको बताना जरूरी है, तो मैं उसे भी बता देती हूँ कि जो हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो बेसिकली लीव्स में होता है। मैंने उसका रीजन भी आपको बताया था कि लीव्स में जो है वो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है जो कि सन एनर्जी को ट्रैप करता है और यूटिलाइज करता है, जिसकी हेल्प से प्लांट जो है वो अपना फूड बना पाते हैं। एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके। ठीक है, इसके अलावा कुछ कुछ और पार्ट्स होते हैं जो ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के। जैसे मान लीजिए जो न्यूली स्टेम होती है, जो प्लांट की जो जिसमें बार्क नहीं आई होती है, वो किस कलर की होती है, वो ग्रीन कलर की होती है। सो उसमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। सो जो पार्ट भी पार्ट प्लांट के ग्रीन होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल की वजह से ही वो ग्रीन होते हैं, और वो सारे पार्ट्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं। सो प्लांट के मतलब प्लांट की जो मेन प्रोसेस होती है, फूड मेकिंग मेन प्रोसेस होती है, वो तो लीव्स में ही होती है। लेकिन इसके अलावा प्लांट के जो भी पार्ट ग्रीन कलर के होते हैं ये इंडिकेट करते हैं कि उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट होने की वजह से ही उस पार्ट में भी, उस पार्ट ऑफ द प्लांट में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने आज के सेशन पे। आज के सेशन में जो है अभी तक मैंने फोटोसिंथेसिस की बात की कि जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। लेकिन क्या सिर्फ एक यही प्रोसेस है जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, या फिर क्या सिर्फ एक यही एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन प्लांट का, यानी ऑटोट्रॉफिक ही है, इसके अलावा क्या और कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है? हमने बहुत से प्लांट देखे हैं जो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं, और ग्रीन कलर के नहीं होते हैं दैट्स मीन उनमें क्लोरोफिल का एब्सेंट होता है, एब्सेंस होती है। सो वो कैसे अपना प्लांट बनाते हैं, सॉरी वो कैसे अपना फ्रूट बनाते हैं, या वो कैसे अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करेंगे, वो चीज वो पूरा प्रोसेस आज हम डिस्कस करेंगे अपने
इस पार्ट ऑफ वीडियो में, जो कि है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, यानी फोटोसिंथेसिस के अलावा प्लांट जो है वो कौन कौन से मोड से न्यूट्रिशन गेन करते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। मैंने अभी अभी आपको बताया कि ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं, जैसे आप ये इमेज में देख पा रहे हैं, ये जो रस्सी जैसा प्लांट आपको दिख रहा है, ऐसे बहुत से प्लांट होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। ठीक है, यानी क्लोरोफिल नहीं हुआ, क्लोरोफिल की वजह से क्या होगा, क्लोरोफिल के एब्सेंस की वजह से क्या होगा, जो सनलाइट होगी वो प्लांट जो है वो ट्रैप ही नहीं कर पाएगा, सन एनर्जी को ट्रैप ही नहीं कर पाएगा। और जब वो सन एनर्जी को ट्रैप ही नहीं कर पाएगा, सो उसे यूटिलाइज करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी नहीं कर पाएगा। यानी जो प्लांट जिनमें क्लोरोफिल अब्सेंट होता है, जिनमें क्लोरोफिल की अब्सेंस होती है, वो जो है फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए ह्यूमंस की तरह और अदर ऑर्गेनिज्म की तरह ये भी क्या हो जाते हैं, ये भी हो जाते हैं हेट्रोट्रॉपिक, यानी ये दूसरे एनिमल्स पे, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड हो जाते हैं फॉर देयर फूड नीड। ठीक है, अपनी फूड नीड को पूरा करने के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए ये दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड हो जाते हैं, दूसरी एनिमल्स को यूटिलाइज करते हैं एज अ फूड प्रोडक्ट। वो कैसे कैसे करते हैं ये हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये एक कैस्केटा प्लांट है, ये कैस्केटा की लड़ी है, बेल है, और ये जो है ये किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो प्लांट होता है या जो भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लेता है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के थ्रू अपने न्यूट्रिशन को लेता है, वो क्या करता है, वो एक होस्ट को चूज करता है, यानी एक दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज करता है। वो लिविंग उस जो जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो चूज कर रहा है, आई होप आपको क्लियर हो रहा है, मैं वापस से बताती हूँ आपको कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक ऐसा न्यूट्रिशन है, एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो प्लांट है या जो ऑर्गेनिज्म है, वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज करता है और उस पे ही अपने शेल्टर लेता है, यानी उसी पे रहना स्टार्ट कर देता है और उसी से अपनी न्यूट्रिशन को वो ले लेता है। ठीक है, यानी एक ऐसा प्लांट जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपने न्यूट्रिशन को सक कर रहा है, अपने न्यूट्रिशन को, सारा अवेलेबल न्यूट्रिशन वो ले रहा है, ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट कहते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मुझे आप एक चीज बताइए, अभी मैंने आपको ये बताया कि एक प्लांट को या एक होस्ट को वो चूज करता है, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो चूज करता है, जिसको हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, जिसे हम होस्ट कहेंगे, तो और उसी से वो अपनी सारी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। तो हम भी तो यही करते हैं, हम भी प्लांट को या एनिमल से अपनी सारी न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते हैं, या जितने भी प्लांट को छोड़ के, फोटोसिंथेटिक प्लांट को छोड़ के जितने भी और ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी सेम चीज करते हैं कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं। तो क्या हम भी एक पैरासिटिक है, या फिर क्या दूसरे एनिमल भी एक पैरासिटिक है? सो द आंसर इज नो, वी आर नॉट पैरासिटिक। पैरासिटिक में जो सबसे बेसिक डिफरेंस है पैरासिटिक और हेट्रोट्रॉप्स में, ठीक है, क्या डिफरेंस है? हेट्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो दूसरे पे डिपेंड होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए। लेकिन जो पैरासाइट होते हैं वो क्या करते हैं, वो जो है, जो जो दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको उन्होंने चूज किया है, यानी जो होस्ट है, उसी का न्यूट्रिशन वो सक करना स्टार्ट करते हैं। यानी उसकी बॉडी ने जो अपने लिए न्यूट्रिशन, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग जो है, हमने जो है काऊ का मिल्क लिया, ठीक है, लेकिन काऊ का मिल्क लिया, लेकिन क्या हम उस पे डिपेंड है, क्या उससे काऊ को बहुत ज्यादा हार्म हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो प्रोड्यूस ही कर रही है, वो लिविंग ही है, मतलब अभी भी वो जिंदा है, वो प्रोड्यूस कर रही है अपने बेबी के लिए, उसके बेबी को लॉस होता है, लेकिन क्या है कि वो प्रोड्यूस कर रही है यूटिलाइजेशन के लिए, उसकी न्यूट्रिशनल नीड उससे इफेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, क्लियर हो रहा है वो? अगर हमने एक मैंगो ट्री से मैंगो तोड़ा, ठीक है, जो पूरा राइप मैंगो है, हमने एक मैंगो ट्री से मैंगो लिया, ठीक है, तो क्या उस पेड़ का न्यूट्रिशनल लॉस हुआ?
नहीं हुआ। वो पेड़ ने, वो जो प्लांट था, जो फ्रूट था, वो बनाया ही इसलिए था कि दूसरे एनिमल्स उसे आके खाएँ और सीडलिंग की प्रोसेस हो, यानी उसे वो ले जाके दूसरी जगह पे डालें और वो सीड बने। अगर कुछ टाइम तक पकने के बाद अगर वो मतलब अनयूज्ड रह जाता, कोई एनिमल या कोई ह्यूमन बीइंग उसे नहीं खाता है, तो वो अपने आप पेड़ से गिर के ज़मीन में चला जाता है, जिससे नया प्लांट निकल सके। तो न्यूट्रिशनल लॉस नहीं हो रहा। लेकिन पैरासिटिक केस में क्या होता है कि जिस होस्ट ने अपने लिए, अपनी बॉडी के लिए, अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए जो न्यूट्रिशन इकट्ठा किया था, उसकी बॉडी को जिस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, वो जो हमारा पैरासिटिक होता है, जो हमारा पैरासाइट प्लांट होता है या जो हमारा पैरासाइट ऑर्गेनिज्म होता है, वो उस न्यूट्रिशन को सक करना स्टार्ट कर देता है और जिसकी वजह से होस्ट में न्यूट्रिशनल लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। जो खाना वो अपने लिए बना रहा होता है, जो खाना वो अपनी बॉडी की न्यूट्रिशनल नीड के लिए पूरा उसको चाहिए होता है, वो खाना जो है वो पैरासिटिक प्लांट या पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म में जो है वो लेना स्टार्ट कर देता है। यानी यहाँ पे वो होस्ट को पूरी तरीके से डायरेक्ट वे में हार्म कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हो रहा हो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हेट्रोट्रोपिक्स एंड पैरासिटिक। ठीक है। सो क्या हो रहा है, हेट्रोट्रॉप्स में हम दूसरे ऑर्गेनिज्म पे तो डिपेंड है, लेकिन हम उन्हें उतना हार्म नहीं कर रहे हैं, जबकि पैरासाइट जो है वो डायरेक्टली जो फूड नीड है हमारे होस्ट की, उसे डिप्राइव कर रहा है, उसके न्यूट्रिशन को छीन ले रहा है उससे। जो न्यूट्रिशन उसकी बॉडी को चाहिए, जो न्यूट्रिशन उसको अपनी फंक्शन करने के लिए, अपनी एक्टिविटी करने के लिए, अपनी एनर्जी के लिए उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट को वो कम करके, उस रिक्वायरमेंट को वो छीन के अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक है, क्लियर हुई बात? फॉर एग्जाम्पल, जो हमारे मॉस्किटो होते हैं, मॉस्किटो क्या करते हैं, हमारी बॉडी का जो ब्लड है, हमारी जो न्यूट्रिशन है, जो हमने अपने लिए बनाया, जो हमने प्लांट खा के, जो दूसरी चीजें हमने कंज्यूम करके हमारी बॉडी ने बनाया, उसे वो क्या कर रहे हैं, उससे वो डायरेक्टली ले रहे हैं, उस पे वो डायरेक्टली डिपेंड है, हमारी बॉडी पे डायरेक्टली डिपेंड है। तो हम क्या हो गए, हम हो गए होस्ट, और मॉस्किटो क्या हो गया, मॉस्किटो हमारा हो गया पैरासिटिक। ठीक है, क्लियर हो गया, पैरासाइट हो गया, पैरासाइट ऑर्गेनिज्म हो गया। सो एक बार मैं रीड आउट कर देती हूँ आपके लिए। पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में ही आता है, उसकी सब कैटेगरी है। वेयर एन ऑर्गेनिज्म नोन एज पैरासाइट, ठीक है, लिव्स ऑन अ बॉडी सरफेस और इनसाइड द बॉडी ऑफ अनदर टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसे हम होस्ट कहते हैं। और द पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन डायरेक्टली फ्रॉम द होस्ट बॉडी। ठीक है, वो उसकी डायरेक्टली डिपेंड होता है उनकी न्यूट्रिशनल नीड के लिए। और इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, एक तो हमारा कैस्केटा है, मैंने आपको बताया ही अभी, उसकी इमेज भी मैंने आपको दिखाई। क्या होता है जब कैस्केटा किसी पे लिपट जाता है, उसे हम हिंदी में अमर बेल कहते हैं, यानी वो बेल जैसा होता है और वो पूरा ट्री पे, मतलब बड़े बड़े ट्री पे जाके उनको पूरा घेर लेता है, वो पूरा उनको छेक लेता है, उनकी लीव्स को, उनकी स्टेम को, उनकी ब्रांचेस को, और अल्टीमेटली क्या करता है, वो प्लांट की डेथ को कॉज कर देता है, या प्लांट एकदम ही अपना खाना, सारा खाना वो उनका लेना स्टार्ट कर देता है, और प्लांट में बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन लॉस हो जाता है, बहुत ही ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, वो अपनी एक्टिविटीज तक नहीं कर पाता, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं कर पाता, एंड अल्टीमेटली जो है वो कई बार प्लांट की डेथ भी हो जाती है। ठीक है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, इस हद तक वो उसके ऊपर डिपेंड हो जाता है, इस हद तक वो उससे न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर देता है कि जो है प्लांट जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर पाता। ठीक है, आपको बहुत ज्यादा मॉस्किटो काट ले, एक काट लेता है, दो काट लेते हैं, आपको कितनी खुजली होती है, ठीक है, आपको कितनी दिक्कत होती है। तो ये सारे जितने भी हैं हमारे एग्जाम्पल हैं किसके, पैरासाइट के। हमारा मॉस्किटो हो गया, बेड बग्स यानी खटमल हो गया, लाइस यानी जो जुएं होते हैं, लीच, टेप फॉर्म जो हमारी आंतों में होता है, ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ये सारे हमारे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैरासाइट के एग्जाम्पल हो जाएंगे, पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, समथिंग रिलेटेड टू इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े। ठीक है, सो इंसेक्टिवोरस प्लांट यानी वो प्लांट जो अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए इंसेक्ट पे डिपेंड करते हैं, यानी
वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। ऐसे जो प्लांट होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन जो है वो इंसेक्ट से लेते हैं, वो कई बार क्या होते हैं? ग्रीन होते हैं, दैट इज दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, यानी उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है एंड दैट्स व्हाई दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फिर उनको क्या जरूरत है इंसेक्ट को लेने की? उनको हेटेरोट्रॉफ्स बनने की क्या जरूरत है? इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि और एक चीज और है, इंसेक्टिवोरस जो होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं, यानी वो फोटोसिंथेसिस भी कर सकते हैं, यानी वो ग्रीन होंगे, उनमें क्लोरोफिल होगा और वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होंगे। वेयर एज कुछ ऐसे भी होंगे जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, या वो दूसरे कलर के होते हैं, या वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं। दोनों तरीके के होते हैं, लेकिन उनको इंसेक्टिवोरस की कैटेगरी में रखा गया है क्योंकि वो इंसेक्ट पे डिपेंड है। वो इंसेक्ट को खा के, इंसेक्ट को डाइजेस्ट करके ही अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं। तो क्या होता है, मैं आपको डिटेल में बताती हूँ कि इंसेक्टिवोरस जो प्लांट होते हैं वो क्यों जब वो फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होते हैं, तो भी क्यों वो इंसेक्ट को खाते हैं, या वो क्यों इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं? इसके पीछे का जो रीजन होता है वो ये होता है कि ऐसे प्लांट जो होते हैं, जो इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, वो जनरली ऐसी सॉइल या ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे जो हमारी सॉइल होती है वो बहुत ही अनफर्टाइल होती है। यानी अनफर्टाइल का मतलब क्या हुआ? उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा कम होता है, या फिर ये कह सकते हैं ना के बराबर उनके अंदर न्यूट्रिएंट होता है। तो जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल भी हैं, उनके पास अगर न्यूट्रिशन ही नहीं आ रहा है, उनको सॉइल से न्यूट्रिशन ही नहीं मिल रहा, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले चैप्टर में या पिछले उसमें बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन की नीड को पूरा करने के लिए उसे फिक्स करते हैं। तो अगर सॉइल में नाइट्रोजन होगा ही नहीं, तो जो हमारा प्लांट है वो प्रोटीन नीड को कैसे पूरा करेगा अपनी, या प्रोटीन की सिंथेसिस कैसे करेगा? सो इसके लिए ही वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं। वो क्या उन्होंने क्या सॉल्यूशन निकाला कि जो इंसेक्ट वगैरह है, क्योंकि सॉइल फर्टाइल नहीं है, वो फोटोसिंथेसिस करने में तो कैपेबल है, लेकिन उनके पास न्यूट्रिएंट ही नहीं है, उनके पास रॉ मटेरियल ही नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस कर पाए या वो अपने न्यूट्रिएंट को बना पाए। तो इसके लिए वो क्या करते हैं कि वो इंसेक्ट से अपने रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट को लेते हैं, इंसेक्ट से ही वो इंसेक्ट को डाइजेस्ट करते हैं, इंसेक्ट के अंदर जितने न्यूट्रिशन होते हैं उनको वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इंसेक्टिवोरस प्लांट क्या होते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट आर दोज प्लांट जो कि ट्रैप करते हैं और डाइजेस्ट करते हैं इंसेक्ट को अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए। ठीक है, यही आपको बताया गया है। नेक्स्ट स्लाइड में हम कुछ इंसेक्टिवोरस प्लांट को देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो आपका फर्स्ट है, ये है इस प्लांट को हम क्या कहते हैं? वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, इसमें क्या है? इसका देखिए नाम ही है फ्लाई ट्रैप, यानी ये फ्लाई को ट्रैप करने का काम करता है। ठीक है, ये कुछ इस टाइप का होता है, ओपन, ये पत्ती टाइप का ओपन। जैसे ही यहाँ पे कोई फ्लाई आके बैठती है, ये इसकी पत्तियां जो है आपस में क्लोज हो जाती हैं और फ्लाई इसके अंदर अपने आप ट्रैप हो जाती है, और उसके बाद डाइजेस्टिव जूस इसके अंदर से निकलते हैं बहुत सारे, और जो है हमारा क्या होता है, अ, इनको डाइजेस्ट करके वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पिचर प्लांट। ये जो आप पिचर प्लांट देख रहे हैं, ये ग्रीन कलर का होता है, यानी ये फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल है। और ये जो आप इसका पिचर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, या फिर जग लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये क्या है? ये मॉडिफाइड लीफ है, यानी लीफ का ही मॉडिफिकेशन किए हैं। ये प्लांट ने अपनी लीफ को मॉडिफाई कर लिया है एज अ टाइप ऑफ जग और पिचर की तरह उसका शेप ले लिया है। और इसके बाद क्या होता है कि कोई भी जब इंसेक्ट जो है इसके अंदर आता है, तो इसके जो आपको इसके जो अंदर जग का जो होल दिख रहा है या जो कैविटी दिख रही है, उसके अंदर वो क्या होते हैं? बहुत ही स्मॉल स्मॉल से थ्रेड होते हैं। ठीक है, तो जैसे ही वो कोई इस पे बैठता है, कोई भी इंसेक्ट आके इस पे बैठता है, तो वो जो थ्रेड होते हैं इसके अंदर, उस थ्रेड में फंस जाता है। ठीक, उस थ्रेड में फंस जाता है और फिर वो निकल नहीं पाता उसमें से। और उसके बाद जो इसके ऊपर आपको फ्लिप जैसा ढक्कन दिख रहा है, वो ढक्कन जो है वो बंद हो जाता है। इसके पिचर के अंदर ही बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट होते हैं, और उस डाइजेस्टिव जूस से जो इंसेक्ट होता है वो डाइजेस्ट हो जाता है प्लांट के अंदर। और उसके बाद इन्हीं मतलब इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट को यूज करके ये जो हमारा पिचर प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करता है और अपना
न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करता है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है हमारा केप सनड्यू। इसकी इमेज आई होप आपको दिख रही हो ढंग से। तो ये जो है हमारा केप सनड्यू, ये क्या होता है, देखिए ये जो इसका नाम जो है वो इसीलिए दिया गया है क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देख पाएंगे तो जैसी ओस की बूंदें होती हैं वैसा स्ट्रक्चर इसकी पूरे इस पे दिख रहा है और इस पे एक फ्लाई बैठी हुई है। ठीक है, तो ये जो ओस जैसा स्ट्रक्चर है ये एक्चुअली में ग्लू होता है या एडहेसिव होता है। जैसे ही कोई इंसेक्ट इस पे आके बैठता है वो उसमें चिपक जाता है। ठीक है, और वो ऐसे लंबा सा होता है, ऐसे लंबा सा है वो। तो जैसे ही कोई इंसेक्ट यहाँ पे आके बैठा, लेट्स सपोज मेरी ये जो फिंगर है ये एक इंसेक्ट है, तो जैसे ही वो यहाँ आके बैठता है वो जो संड्यू जैसा मतलब आपको दिख रहा है, ओस की बूंद जैसा जो आपको दिख रहा है, वो जो है वो जो है एडहेसिव होता है, ग्लू होता है। और इसकी वजह से वो इंसेक्ट जो है वो इसी सरफेस पे चिपक जाता है, वो फ्लाई नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता, भाग नहीं पाता है। और धीरे-धीरे फिर क्या होता है, ये जो है वो प्लांट है वो अपने आप को फोल्ड करना स्टार्ट करता है और पूरी तरीके से इंसेक्ट को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और ग्लू की वजह से इंसेक्ट फ्लाई नहीं कर पाता, उड़ नहीं पाता है, ठीक है? और पूरी तरीके से ट्रैप करता हुआ वो उसे कवर करता है एंड अगेन वो उसे डाइजेस्ट करके इसके न्यूट्रिशन को पूरा यूज़ कर लेता है। क्लियर हो गया? Now comes to next slide. अब हमारा नेक्स्ट मोड है सेप्रोफिटिक प्लांट। यहाँ पे जो आपको इमेज में दिख रहा है ये हमारा सेप्रोफाइट प्लांट का ही एग्जांपल है, दैट इज मशरूम। ठीक है, नाउ कम्स टू नेक्स्ट। Saprophytic plant that does not have chlorophyll obtaining its food from dead matter similar to bacteria। ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें भी क्लोरोफिल की एब्सेंस होती है और ये क्या करते हैं, ये जो है अपना न्यूट्रिशनल नीड पूरी करते हैं बैक्टीरिया से, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल से। ठीक है, जितने भी सड़े गले सामान होते हैं, जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है जो खराब हो रहा है, जो सड़ रहा है, जिनका कोई यूज नहीं है, जो लिविंग नहीं है, जो लिविंग नहीं रह गए हैं। ठीक है, पहले चाहे वो लिविंग हो, जैसे मर गए हैं, फिर उसके बाद उनकी बॉडी जो है वो सड़ गल के ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो गई है, सो वो उन्हें यूज करते हैं। वो उन्हें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डेड हो गए हैं, जो मर गए हैं, उनको यूज करते हैं और अपनी न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? आपने कई बार देखा होगा अचार जो होता है हमारा या जो ब्रेड हमारी होती है वो पुरानी हो जाती है, तो उसमें व्हाइट व्हाइट आ जाता है या फिर उसमें कुछ व्हाइट सा सरफेस उसका हो जाता है जिसे मम्मी कहती हैं कि अचार खराब हो गया है। ठीक है, या फिर ब्रेड हमारी खराब हो गई है। सो वो क्या होते हैं, वो होते हैं फंगस। ठीक है, फंगस जो है, फंजाई जो है, वो जो है एक तरह के वो भी ऑर्गेनिज्म है। एक्चुअली अभी आपको ये प्लांट में ही रखे गए हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे एल्गी जो मैंने आपको बताया था, जो ये फंजाई हैं, ये सारे जो हैं ये अलग कैटेगरी में आते हैं, इनकी सब कैटेगरी में आते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि अभी आप ये 7th स्टैंडर्ड के हिसाब से पढ़ रहे हो, तो इसे ये सब जो है प्लांट की कैटेगरी में रखा गया है। सो हम इसे एज़ अ प्लांट ही लेंगे, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाओगे, सो आपको पता चलेगा कि ये सारे अलग सब कैटेगरीज़ में आते हैं। ये जो हमारी एल्गी मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टैग्नेंट वाटर में मिलती है और फोटोसिंथेसिस करने में कैपेबल होती है, सेम एज़ ये जो फंजाई वगैरह हैं, ये सारे हमारे अलग ग्रुप ऑफ कैटेगरी में आते हैं। ठीक है? सो तो ये क्या होते हैं, जो ये जो ग्रो होती है, जो आपको अचार पे देखने को मिलती है या कई बार जो आपके कपड़ों पे व्हाइट व्हाइट सा आ जाता है, जो ठंडी के कपड़े होते हैं, जब आप उन्हें बाहर छोड़ देते हो तो कई बार वो उसमें व्हाइट व्हाइट सा जो आ जाता है, वो सब सारे क्या हैं, वो सारे हमारे फंजाई की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो फंजाई होता है ये हमारा एग्जाम्पल है किसका, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का या सेप्रोफाइट्स का। ठीक है, हमारे मशरूम हो गए, हमारे फंजाई हो गई, ये सारे एग्जाम्पल हैं। हमारे ईस्ट जो हो गया जिससे ब्रेड वगैरह बनती है, जो बेकिंग में यूज होता है, जो केक को फ्लफी बनाने के लिए हम डालते हैं ईस्ट, या ब्रेड में जो हम डालते हैं जिससे ब्रेड बनाई जाती है, वो सारी हमारी किसकी कैटेगरी में आ जाते हैं, सेप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, रेनी सीजन में आप देखते हो कि जब बहुत ही गर्मी हो रही होती है और जो बहुत ही रेनी सीजन होता है उस समय ये जो हमारे लेदर के जितने भी कपड़े होते हैं या लेदर के जो शूज होता है उस पे ये व्हाइट व्हाइट सा जम जाता है, या अचार पे ये हो जाते हैं। मम्मी, आप लोगों ने सुना होगा, मम्मी हमेशा जब भी अचार की देखभाल की बात होती है या जब भी अचार को प्रिजर्व करने की बात होती है या जब भी आप अचार निकाल रहे होते हैं तो आपसे आपको क्या इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं आपके मम्मी पापा से, कि अगर आप स्पून से निकाल रहे हैं तो चम्मच गीला
नहीं होना चाहिए, स्पून गीला नहीं होना चाहिए, आपके हैंड एकदम ड्राई और सूखे होने चाहिए, उसमें जरा सा भी वाटर कंटेंट नहीं होना चाहिए। सो इसके पीछे का रीजन क्या होता है? इसके पीछे का रीजन यही होता है कि ये जो फंजाई होते हैं, ये क्या होते हैं, फ्री फॉर्म में इन्वायरमेंट में मौजूद होते हैं, इन्वायरमेंट में फ्लाई करते रहते हैं। और जब ये किसी सरफेस पे जाते हैं और इनको प्रॉपर हॉट और ह्यूमिड, यानी ह्यूमिड मीन्स होगा आपको जब पानी का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, यानी इन्वायरमेंट में वाटर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये प्रॉपरली ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि आपके हाथ वगैरह ड्राई हो, जिससे उसमें वाटर कंटेंट ना जाए हमारे अचार में, हमारे पिकल में, और इससे क्या होगा, हमारा अचार जो है बचा होगा। तो अगर आपको अपने कपड़ों को और अपने अचार को और इन सब को अपने सेप्रोफाइट से बचाना है, यानी फंजाई से बचाना है, तो इसका बेसिक क्या हो जाएगा कि आप अपने हाथ को या अपने कपड़ों को ह्यूमिड और हॉट इन्वायरमेंट से दूर रखें, उन्हें बचा के रखें, उनमें नेपथिलीन बॉल वगैरह डाल के रखें, जिससे कि जो हमारे फंजाई हैं वो ग्रो ना कर पाए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ पे आपको अपनी स्क्रीन पे कुछ इमेज दिख रही है। पहली इमेज जो है वो है आपकी फंजाई की ही, जिसने अचार को खराब कर दिया है। ये देखिए व्हाइट व्हाइट। नेक्स्ट वन है आपकी ब्रेड जो है वो स्पॉइल हो गई है फंजाई के थ्रू। और ये आपका नेक्स्ट है ड्राई ईस्ट है, जो कि हमारे बेकिंग वगैरह में यूज होता है, केक को फ्लफी बनाने के लिए, ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए, डोसे में डालते हैं। और भी जितनी भी अप्पम वगैरह बनता है, जितनी मोस्ट ऑफ साउथ इंडियन डिश होती है, या फिर जो पिज़्ज़ा वगैरह हम बनाते हैं, उसमें हम ये ड्राई ईस्ट को यूज़ करते हैं, ठीक है? सो ये इन सब जगहों पे ड्राई ईस्ट का यूज़ होता है। तो क्या ये सेप्रोफाइट्स जो होते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये बेनिफिशियल है हमारे लिए या फिर ये हार्मफुल है? सो अगर हम देखें तो कुछ मामलों में, थोड़े बहुत चीज़ों में ये हमारे लिए हार्मफुल है, जैसे कि ये अचार खराब कर देते हैं या ब्रेड खराब कर देते हैं या हमारे लेदर के कपड़ों को खराब कर देते हैं, उन पे जितने भी हमारे डेड मतलब ऑर्गेनिज्म हैं या फिर वो हैं, उन पे करते हैं। लेकिन अगर हम इन्हें ब्रॉड वे में सोचें, ब्रॉड वे में अगर हम इनका डिस्कशन करें, सो ये बेसिकली बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए। क्यों बेनिफिशियल होते हैं? क्योंकि अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि ये जो होते हैं, ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म को ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम कर रहे हैं। जितने भी सड़े गले सामान हैं, जितने भी वो है मतलब खराब हो रहे हैं, बदबू आ रही है उनमें से, उनसे ये न्यूट्रिशन ले रहे हैं और उनको डिकम्पोज़ करके खत्म कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्लीन कर रहे हैं। सो अगर हम इन्हें ब्रॉड वे में सोचें, अगर हम सेप्रोफाइट्स के बारे में ब्रॉड वे में डिस्कस करें, सो सेप्रोफाइट जो है वो बेनिफिशियल होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट की क्लीनिंग का काम करते हैं। क्लियर हो गया? थोड़े बहुत इनका डिसएडवांटेज है कि ये चीज़ों को खराब कर देते हैं हमारे फूड आइटम को, लेकिन थोड़ी-सी सावधानी बरत के, थोड़ा-सा थोड़े से और जागरूक होके हम इसको रोक सकते हैं। इस मतलब जो ये हमारे नुकसान कर रहे हैं हमारा, उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप। अब बात करते हैं हम सिम्बियोसिस रिलेशनशिप की, कि सिम्बियोसिस रिलेशनशिप क्या होता है। आपको अपनी इमेज में दिख रहा होगा कि एक फ्लावर पे एक हनी बी बैठी हुई है, और यही है हमारा सिम्बियोसिस रिलेशनशिप का एग्जाम्पल। सिम्बियोसिस रिलेशनशिप क्या होता है? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप ऐसे रिलेशनशिप को कहते हैं, या दो ऐसे लोगों के आपसी कनेक्शन को कहते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाएं। यानी एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दो लोग इन्वॉल्व हो, एटलीस्ट दो लोग इन्वॉल्व हो, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक हनी बी जो है वो एक फ्लावर पे बैठी हुई है। फ्लावर पे बैठ के वो क्या कर रही है? फ्लावर उसकी फूड नीड को पूरा कर रहा है, वो हनी को बनाएगी उस फ्लावर के जूस को ले जाके, और जब उसके जो हैंड है, उसका जो लेग्स हैं, उसपे क्या हो रहा है, जो फ्लावर है उसके पोलन चिपक जा रहे हैं, यानी वो पोलन जिससे कि रिप्रोडक्शन होता है, यानी वो दूसरी जगह पे जाके वो दूसरे जब फ्लावर पे बैठेगी, दूसरे गेंदे के फ्लावर पे बैठेगी, तो इन पोलन को, इन एग्स को, जिसको आप कह सकते हैं, जिससे कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, जो मैं आगे क्लासेस में आपको बहुत ही डिटेल वे में पढ़ाऊंगी। सो उन पोलेंस को ट्रांसफर करेगी दूसरे फ्लावर पे, और जिससे क्या होगा, नए फ्लावर बनेंगे, प्लांट्स में जो है रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। ठीक है, सो क्या हुआ,
फ्लावर ने हनी बी को क्या फायदा पहुंचाया कि हनी बी को वो फूड प्रोवाइड कर रहा है। इन्हीं फ्लावर के जूस से जो है हनी बी क्या कर रही है, अपना हनी बना रही है। वेयर एज हनी बी ने फ्लावर को कैसे फायदा पहुंचाया, कैसे प्रॉफिट दिया, वो उसकी पॉलन को ट्रांसफर कर रही है, जिससे कि जो हमारा फ्लावर है, जो हमारा फ्लावर का प्लांट है, वो अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ा पा रहा है, वो अपनी स्पीसीज को रीग्रोथ कर पा रहा है, वो अपनी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को कंटिन्यू रख पा रहा है। क्लियर हो गया? अब प्लांट के केस में हम इसे डिटेल वे में पढ़ते हैं। मैंने आपको सिम्बियोसिस रिलेशनशिप के बारे में बता दिया, ठीक है? तो क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में एक साथ रहते हैं, आपस में मिल के रहते हैं, और दोनों ही एक दूसरे को जब फायदा पहुंचा रहे होते हैं, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है। मोस्ट ऑफ केसेस में क्या होता है कि एक जो है वो शेल्टर दे रहा होता है, घर दे रहा होता है, और दूसरा क्या कर रहा होता है, दूसरा जो है वो फूड नीड पूरा कर रहा होता है। ठीक है। सो इनको हम क्या कहते हैं, जब दो लोग आपस में एक साथ मिलकर रहते हैं और दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रहे होते हैं, ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? सिम्बियोसिस रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा है। कुछ बहुत से फंजाई ऐसे होते हैं जो कि प्लांट की रूट में रहते हैं। प्लांट की रूट क्या करती है? उनको न्यूट्रिशन देती है, उनको फूड देती है। वेयर एज जो ये फंजाई होते हैं, ये क्या करते हैं? वाटर और सर्टेन न्यूट्रिएंट उनको प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है। वाटर पहुंचाएंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करके आसपास से पूरा उनको पहुंचाएंगे, न्यूट्रिएंट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके प्लांट के न्यूट्रिशनल नीड को उनको पूरा करेंगे, सारे न्यूट्रिएंट उनको ट्रांसफर करेंगे, और बदले में प्लांट जब खाना बना लेता है तो वो खाना उनको देता है, और साथ ही साथ उनको शेल्टर देता है, उनको घर देता है। यहाँ पे जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये जो फंजाई है वो कहाँ पे रह रहा है? रूट पे रह रहा है। रूट पे को अपना शेल्टर बना के वो रह रहा है। ठीक है। क्लियर हो गया? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। ये देखिए यहाँ पे आपको इमेज दिख रही है। अ, मुझे आपको एक चीज और बतानी थी। जब एक फंजाई, लाइकेन एक ऑर्गेनिज्म होता है, लाइकेन नाम का एक ऑर्गेनिज्म होता है, जिसमें जनरली क्या होता है कि एक जो है वो फोटोसिंथेटिक प्लांट होता है, एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होता है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है, जनरली वो एल्गी होता है। ठीक है। और एल्गी क्या करता है? जो हमारा फंगस होता है, जो हमारा फंजाई होता है, उसको फूड ला के देता है। बदले में जो हमारा फंजाई होता है वो क्या करता है? वो उसको शेल्टर और वाटर देता है। ठीक है। क्लियर हो गया? सो ऐसे ऑर्गेनिज्म में जिसमें एक फोटोसिंथेटिक पार्टनर हुआ, जनरली एल्गी, और एक नॉन फोटोसिंथेटिक पार्टनर होता है, जनरली फंजाई, आपस में कंबाइन होके सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। उनको हम एक स्पेशल नाम ही दे देते हैं। जब एक फंजाई और एक एल्गी आपस में कंबाइन होते हैं इन अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, उन्हें हम, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम नया नाम ही दे देते हैं। क्या नाम देते हैं? लाइकेन। ठीक है। क्लियर हो गया? लाइकेन क्या होते हैं? लाइकेन आर द ऑर्गेनिज्म विच आर लिविंग इन अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप, जिसमें एक पार्टनर क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेटिक होता है, जो कि फूड की नीड को पूरा करता है दोनों पार्टनर्स के लिए, और दूसरा जो होता है वो हमारा शेल्टर देता है और न्यूट्रिएंट देता है, सारी चीजें ला के देता है। ठीक है। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रही है, ये इमेज किसकी है? ये है हमारा एक फोलियोस लाइकेन की इमेज आपको दिख रही है, जो कि है वन ऑफ द वैरायटी ऑफ लाइकेन्स विच आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म दैट अराइज फ्रॉम द सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंजाई एंड अ फोटोसिंथेटिक पार्टनर। क्लियर हुआ? ये आपका क्या है? एक लाइकेन है जिसका नाम क्या होता है? फोलियोस लाइकेन। क्लियर? नाउ कम्स टू नेक्स्ट। अब हमारा बचता है एक लास्ट टॉपिक, जो कि है, आपने देखा होगा कि कई बार आपने सुना होगा कि जो सॉइल है वो अनफर्टाइल हो गई है, या अगर आपने घर में अपने वो लगा रखा होगा, पॉट में अपने प्लांट लगा रखा होगा, या सॉइल में आपके पास किचन गार्डन है, या आपको गार्डनिंग का शौक है आपके घर में। सो आपने क्या देखा होगा कि आपके पेरेंट्स हैं या आप हैं, टाइम टू टाइम उसमें
फर्टिलाइजर डालते रहते हैं, उसमें खाद डालते रहते हैं। सो क्यों जरूरत पड़ती है हमें खाद डालने की? क्या ऐसी वजह है कि हम जो है खाद डालते हैं उसमें? जो सॉइल में न्यूट्रिएंट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि सॉइल में प्रेजेंट होता है न्यूट्रिएंट, और जिन सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं होता है वो उस जगह पे पैदा मतलब होने वाले प्लांट कौन से प्लांट हो जाते हैं? इंसेक्टिवोरस प्लांट हो जाते हैं। सो अगर इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, इसका मतलब है कि प्लांट में सॉरी सॉइल में न्यूट्रिशन है। तो सॉइल में अगर न्यूट्रिशन ऑलरेडी है, तो हमें उस न्यूट्रिशन को अलग से डालने की क्या जरूरत है? एज अ फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर में हमको सॉइल में क्यों हम फर्टिलाइजर डालते हैं? सो इसके पीछे का रीजन क्या है कि जो हम प्लांट लगाते हैं वो धीरे धीरे क्या करते रहते हैं? न्यूट्रिशन एब्जॉर्व करते रहते हैं, फोटोसिंथेसिस करते रहते हैं, अपनी न्यूट्रिशनल नीड को किससे पूरा करते हैं? वो अपनी न्यूट्रिशनल नीड को फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है, वो सारा कहाँ से लेते हैं? सॉइल से लेते हैं, ठीक है? सॉइल से लेते हैं, और सॉइल से जब वो लेते हैं तो धीरे धीरे सॉइल से वो न्यूट्रिएंट कम होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है जिसमें बहुत सारा प्रोटीन की जरूरत होती है, बहुत सारी उस प्लांट को, उस प्लांट की बॉडी को बहुत सारे प्रोटीन नीड है, तो वो क्या करेगा? वो उस सॉइल में जितना भी प्रोटीन है, जितना भी नाइट्रोजन है, मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजिनस सब्सटेंस है। सो उसको प्रिपरेशन के लिए, उसकी प्रिपरेशन के लिए प्लांट क्या करना स्टार्ट कर देगा? सॉइल में जितना भी नाइट्रोजन है, वो सारा नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा। तो जब वो सारा नाइट्रोजन लेना स्टार्ट कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा? जो सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट था वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा, वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए क्या होगा कि हमें बाहर से अलग से नाइट्रोजन डालने की जरूरत पड़ती है। मैंने आपको बताया था पहले ही, मैंने तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था प्रीवियस पार्ट में कि जो हमारे प्लांट होते हैं, जो बहुत से प्लांट, जो हमारा प्लांट होता है, वो हमारे एटमॉस्फेयर में अवेलेबल नाइट्रोजन को डायरेक्टली नहीं यूज कर पाता। उसे वो दूसरे फॉर्म में न्यूट्रिशन चाहिए होती है, नाइट्राइट फॉर्म में न्यूट्रिशन चाहिए होती है, जो कि एक स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, वो करते हैं। तो उन बैक्टीरिया का क्या नाम होता है? उन बैक्टीरियाज का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है? और ये स्पेशल टाइप के प्लांट्स में पाए जाते हैं, प्लांट्स की रूट में पाए जाते हैं, या फिर हम इन्हें क्या कहते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, चेंज करते हैं इन द फॉर्म इन विच प्लांट रिक्वायर्ड इट, ठीक है? उस फॉर्म में जिसपे प्लांट को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर हो गया? सो कहते हैं उनको, हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। क्यों कहा जाता है उन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया? क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, ये जो है नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं, नाइट्रोजन की फॉर्म को चेंज करने का काम करते हैं। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को उस फॉर्म में चेंज करते हैं, नाइट्राइट फॉर्म में चेंज करते हैं, जिससे कि प्लांट उन्हें यूटिलाइज कर सके। सो ये जो है, ये जो बैक्टीरिया है, ये जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये स्पेशल प्लांट की रूट पे अवेलेबल होते हैं, रूट पे मौजूद होते हैं। और ये जो है प्लांट के साथ हमारे जो भी प्लांट है, ल्यूगुमिनस प्लांट उनको कहते हैं, स्पेशल टाइप के प्लांट होते हैं जिन्हें ल्यूगुमिनस प्लांट कहते हैं, उनकी रूट में अवेलेबल होते हैं, और ये उस प्लांट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं? ये प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करके देते हैं, जिससे प्लांट जो है वो नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर पाता है, और साथ ही साथ क्या करते हैं? जो प्लांट होता है वो इनको शेल्टर देता है, ये उसकी रूट में रहते हैं, तो शेल्टर और फूड वगैरह ये उसे अवेलेबल कराता है। ठीक है? क्लियर हो गया आपको? क्या हो गया कि हम अभी तक हमने क्या देखा कि जो है न्यूट्रिएंट जो है वो धीरे-धीरे सॉइल से कम होने लगते हैं, और इसीलिए हमें आउटर फर्टिलाइजर की ज़रूरत होती है। लेकिन जब हमारे पास ये राइज़ोबियम बैक्टीरिया या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि प्लांट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रह के सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, तब जो है फार्मर्स के लिए भी ईज़ी हो जाता है, उन्हें नाइट्रोजन कम डालना पड़ता है, उन्हें दूसरे न्यूट्रिएंट कम डालने पड़ते हैं, और यही है हमारा क्या? न्यूट्रिएंट रिप्लेशन। ठीक है? क्लियर हो गया आपको ये पार्ट कि क्या है इसमें? क्या होता है? राइज़ोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, जो कि हमारी ल्यूगुमिनस प्लांट में कौन से प्लांट आ जाते हैं? लगभग हमारी सारी पल्सेस, जितनी भी हमारी पल्सेस होती हैं, वो सारी ल्यूगुमिनस प्लांट की कैटेगरी में आती हैं, और इन्हीं ल्यूगुमिनस प्लांट में की रूट में ये राइज़ोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं, जो कि क्या काम करते हैं? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये
फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फॉर्म को ये चेंज करके प्लांट के यूटिलाइजेशन वाली फॉर्म में, जिस फॉर्म में प्लांट यूटिलाइज कर पाता है उस फॉर्म में चेंज कर देते हैं, और जिससे कि जो है हमारी जो सॉइल होती है उसकी नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ जाती है। ये हमारी सॉइल में राइजोबियम बैक्टीरिया न्यूट्रिएंट वैल्यू को बढ़ाते हैं, नाइट्रोजन की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, जिससे कि फार्मर्स को जो है वो बहुत फायदा होता है। बिना नाइट्रोजन, एक्स्ट्रा नाइट्रोजन डाले, बिना आउटर नाइट्रोजन डाले ही ये बैक्टीरिया जो है वो मेंटेन रखते हैं सॉइल में नाइट्रोजन के परसेंटेज को। ठीक है, क्लियर हो गया। इसी के साथ ये पार्ट और हमारा ये चैप्टर दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट जो है वो खत्म हुआ। जल्द ही मैं आपको मिलूंगी इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जो कि इसका रिवीजन पार्ट होगा, एनसीईआरटी सोल्यूशन पार्ट होगा। ठीक है, तब तक के लिए ज्वाइन अस, ज्वाइन ज्ञान मठ। नमस्ते।